अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पेशावर वाक़े की। पेशावर के अंदर पुलिस लाइन, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, बड़ा हिसास एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहां सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। वहां इवन जर्नलिस्ट का जाना बड़ा मुश्किल होता है अनटिल अनलेस आप अपने नाम का इंदराज ना करें, आप अपने ID कार्ड का नंबर वगैरह वो सब कुछ नोट ना कराएं, यानी आपकी तमाम क़वाइफ़ तमाम डिटेल्स जो हैं वो वहाँ के गेट के ऊपर लिखी जाती हैं। उसके बाद फिर आपको जाने दिया जाता है अगर आपका अंदर कोई काम है तो। लेकिन आज वहाँ सूरत हाल ये हुई कि वहाँ जो जामिया मस्जिद है उसके अंदर एक धमाका हुआ। अब ये ऑब्वियसली इनिशियली तो ये कहा जा रहा है कि ये खुदकुश धमाका है, बट इट हैज़ टू बी असर्टन राइट नाउ। असर्टन होने के बाद ही हम कोई चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से जो कि दूसरों की जान लेकर खुश होते हैं या समझते हैं कि शायद वो कोई बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली बिल्कुल नेकी से बरक्स काम है। वहाँ हुआ ये है कि तकरीबन अभी तक 50 के करीब जो है वो अमवात शहादतें कंफर्म हो चुकी हैं। तकरीबन 160 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। सूरत हाल अभी गड़बड़ है और काफ़ी गड़बड़ है, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि गड़बड़ है क्योंकि अभी भी मलबा उठाया जा रहा है और उस मलबे के तले अभी भी लोग धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 2 महीने के अंदर ये मामला किस तरीके से गड़बड़ हुआ, कैसे ये अफसोसनाक वाक़यात बढ़ते चले गए और दहशतगर्दी पनप के दर से रही है। वो सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये वाली बात करें, हम बिलाल अहमद फैज़ी साहब से बात करेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है 1122 KPK के। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद फैज़ी साहब, आपने ज्वाइन किया। बिलाल अहमद फैज़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी पेशावर का जो इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ है, इसमें अभी तक कितने लोग मज़ीद मलबे तले दबे हुए हैं और कितनों को रेस्क्यू किया जा चुका है? ज़रा सिचुएशन ऑन ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन की भी बताइएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 ने मलबे तले से अभी कुछ लम्हे पहले जो है वो 5 के करीब जाम बहक अफराद के जस्ते ख्वाब की निकाले हैं, जबकि 2 जख्मियों को निकाला है। इसके अलावा जो है वो अब तक मलबे तले से तकरीबन 18 से जायद शहदा को निकाला जा चुका है, जबकि 8 के करीब जख्मी भी जो है वो निकाले गए हैं। रेस्क्यू 1122 ने कोशिश की है कि जितने भी जो जख्मी हैं उनको बाहिफाजत निकाला जा सके, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। यही वजह है कि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इतना तवील हुआ। अब भी 2 ऐसे जख्मी मौजूद है जिनके साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। उनको IV लाइन्स जो है वो लगाई जा चुकी हैं, उनको फ्लूइड वगैरह दिया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें फराहम किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो स्लैब है बड़ा, उसके छोटी छोटी जो है वो सुराखें की गई हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो सिलसिला बहाल रहे। अभी यहाँ पे जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए कुछ स्लैब को उठाया गया जिससे जस्ते खाकीज जो है वो निकली हैं। अब मजीद जो है वो ऑपरेशन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो जो 2 जख्मी हैं उनको जो है वो बाहिफाजत निकाला जा सके। फैज़ साहब, क्या उन 2 जख्मियों से जिनके साथ आपका कांटेक्ट हो रहा है उनके अलावा भी कुछ लोगों के जिंदा और बचने के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, हमारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन का मकसद यही है कि हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे जो है वो उन जगहों पे जहाँ पे हम लोगों को हमारे पास जो वीडियो कैम्स हैं और इसके अलावा लिस्टिंग डिवाइसेस हैं, उसके जरिए हमें जो विक्टिम्स हैं वो अगर नजर आते हैं तो उनकी वजह से ही हम लोग जख्मियों को भी निकाल चुके हैं। अब जो है वो डेड बॉडीज को भी निकाला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि खुदा न खास्ता ब्लास्ट की इंटेंसिटी या ब्लास्ट की उसकी वजह से, शिद्दत की वजह से अगर कार्डिक अरेस्ट में गया हो या कोई जो है वो बेहोश हुआ हो और अभी तक होश में ना आया हो, तो शायद हमारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनको जो है वो बाहिफाजत निकाला जा सके। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि न सिर्फ जख्मियों को निकाला जाए बल्कि जो शोहदा है अगर मलबे के नीचे मजीद जो है उनके तकद्दुस को भी जो है वो पामाल ना किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बाहिफाजत और तरीके की जो है वो इख्तिताम पजीर हो। राइट। अच्छा फैज़ साहब, ये भी बताइएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम रेस्क्यू 1122 के अलावा कौन कौन सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस रेस्क्यू एफर्ट का हिस्सा हैं?
इस वक्त रेस्क्यू 1122 के साथ जो है वो पुलिस पाक फौज के जवान जो है वो मौजूद हैं और हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा बने हुए हैं। हमारे पास हैवी मशीनरी में क्रेन्स हैं, हमारे पास एक्सीवेटर है, दीगर जो कटर्स वगैरह हैं, हाइड्रोलिक कटर्स हमारे पास हैं। उसके साथ साथ हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खतीर अहमद साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं। और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है वो आ रहे हैं, ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके अलावा जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जल्द अज जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। आमीन। अच्छा फैज साहब, एक आम शहरी होने की हैसियत से पेशावर के लोग आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि रेस्क्यू 1122 के क़याम का बुनियादी मकसद जो था वो यही था कि किसी भी इंसान के जानो माल को जो लाहक खतरात हैं उससे तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम किया जाए। हम लोग अब भी जो है वो पूरे सूबे में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में किसी भी वो ज़िले में हैं, किसी भी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, हमारी जानिब से जो है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो है वो ट्रेनिंग हासिल करे और अपने साथ साथ जितने भी और लोग हैं उनकी जो है वो जिंदगियां बचाएं और हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर का किरदार अदा करें कि जब तक रेस्क्यू 1122 के जवान जो ट्रेन हैं वहाँ पे पहुंचे उससे कबल जो है यही शहरी जो है हमारी ढाल बने और उनकी हिफाजत जो है वो कोई यकीनी बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट। फैज साहब ये भी बताइएगा, खून की ज़रूरत है, खून की एहतियात की ज़रूरत है लोगों को? नहीं, अगर आप देखें तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, जिसमें इससे कबल भी अगर आप इंसर्जेंसी देखें या आप मिलिटेंसी का दौर देखें, उसके बाद ज़िलज़िला आया, सैलाब आया, आए रोज मुख्तलिफ हादसात होते हैं। तो उसके लिए हमारी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में मुताद्दिद शोबों में हर एक किस्म की सहूलियात मौजूद होती है। जहाँ तक खून का ताल्लुक है तो हॉस्पिटल्स में खून जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर कोई भी ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो खून देना चाहें तो ये अच्छी बात है। अगर इस हादसे के या इस सामे के जख्मियों को अगर वो खून नहीं लगता तो किसी और जख्मी को, किसी ट्रैफिक हादसात में कोई जख्मी होगा, सैलाब में या कोई ज़िलज़िले में या और किसी भी उसमें सानेह में या किसी वजह से जो है वो हॉस्पिटल आया है और उसको खून की ज़रूरत हो तो वो खून जो है वो फराहम किया जा सके। दूसरी बड़ी बात ये, आपको पता है कि खून वाहिद ऐसी चीज़ है जो बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए इंसानी फैक्टर की ही ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच बिलाल अहमद फैज साहब। अब अफसोस की बात यह है कि ये जो भी दहशतगर्दी का मामला हुआ है, जो भी वाक़या हुआ है, ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हैं, जो इन द लाइन ऑफ फायर पहली सफ़ होती है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, उस पहली सफ़ के ऊपर तवातुर से ये दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं। और इसकी एक टाइमलाइन तैयार की है मैंने, वो टाइमलाइन मैं आपके सामने रखूंगी। दिसंबर से लेकर जनवरी तक इन 2 महीनों के अंदर क्या क्या वाक़यात हुए हैं पुलिस के खिलाफ, वो ज़रा सुने। 3 दिसंबर को नौशहरा के ज़िला ओकाड़ा खटक के अंदर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, 3 पुलिस एहलकार इसके अंदर शहीद हो गए। उसके बाद 7 दिसंबर को बन्नू के अंदर पुलिस चौकी के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, इसके अंदर 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। 15 दिसंबर को मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया, 1 राहगीर की जिंदगी गई और 9 सिक्योरिटी एहलकार 10 शहरी जख्मी हुए। फिर 18 दिसंबर को लकी मरवत में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया, 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 ही जख्मी हुए। इसके बाद 18 दिसंबर को बन्नू के CTD कंपाउंड में दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया गया। उसके बाद SSG कमांडोज आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन 2 सिपाही शहीद हो गए और 3 अफसरान और 2 जवान ज़ख्मी हुए इस मामले के अंदर। ये बड़ा मशहूर हुआ, ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक भी था और तशवीशनाक भी था। फिर 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में जो वाक़या होता है वो भी एक थरथल्ली मचा देता है। इस्लामाबाद के अंदर एक चेक पोस्ट के ऊपर दहशतगर्द को रोका गया,
خودکش حملہ آور تھا اس کو روکا گیا پولیس کی جانب سے، اس نے وہیں اپنی جو جیکٹ تھی، خودکش جیکٹ تھی، اس کو ڈیٹونیٹ کر لیا. ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا جو کہ اوبویسلی یہ تمام کے تمام ہمارے ہیروز ہیں، اور 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. پھر 30 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، 4 اہلکار زخمی ہو گئے. اس کے بعد 5 جنوری آتا ہے اور جنوری کی شروعات کے اندر ہی لکی مروت میں پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا. 4 اہلکار جو تھے وہ زخمی ہوئے، 4 SHOs، اور 1 اہلکار شہید ہو گیا. 5 جنوری کو ہی DIG میں پولیس کی جو ٹیم تھی پولیو کے ورکرز کے ساتھ جو تعینات تھی اس پولیس وین کے اوپر حملہ کیا گیا، 3 اہلکار زخمی ہو گئے. 14 جنوری کو پشاور کے اندر، یعنی آج بھی پشاور میں معاملہ ہوا، 14 جنوری کو بھی پشاور کے سربند پولیس اسٹیشن کے اوپر فائرنگ کی گئی. اس کے اندر 1 DSP اور 3 اہلکار شہید ہوئے، اور وہ DSP جانے مانے شخصیت تھے، بڑے دیدہ دلیر قسم کی شخصیت تھی وہ. اور اب جو واقعہ ہوا ہے وہ پولیس لائنز میں جہاں ارد گرد بہت سارے حساس علاقے بھی ہیں وہاں اٹیک کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو دہشت گردوں کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی یہ کس کام کی چل رہی تھی؟ یہ جو ان کو وقت دیا گیا ریکیوپریٹ کرنے کا کہ جی ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، آئیے پیس کر لیتے ہیں، وہ 14-15 دفعہ پہلے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، پاکستان کی حکومت کو بھی، پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کو بھی، کہ جب ہم لوگوں نے اتنی دفعہ ان لوگوں سے بات کر لی ہے اس کے بعد بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آئی ہے، اس کے بعد یہ لوگ تھوڑی سی اپنی انرجی کنزرو کرتے ہیں اور ایک بار پھر اٹیک کرتے ہیں. اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ افغانستان کے حالات کیسے ہیں، وہاں خواتین کو پڑھائی کرنے سے روک دیا گیا ہے، وہاں ان کے کریئرز ان کو پرسو کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور ایسی صورتحال میں ہم دہشت گردوں سے بات کرنے لگ گئے ہیں، تو اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی ہم لوگوں نے ایک بھٹکی ہوئی ایک ڈیوائیڈڈ قوم کے طور پر رہنا ہے، یا وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان تینوں چیزوں کو فالو کرنا ہے؟ ڈسپلن تو ہمارا پہلے ہی کھو کھاتے میں چلا گیا تھا، اب ہم لوگوں نے یونٹی کو بھی کباڑ خانے کے اندر ڈال دیا ہے، اور ہم لوگوں نے ردی کی ٹوکری کے اندر اینڈ پہ فیتھ کو ڈال دینا ہے. تو اگر آپ یونائٹڈ نہیں رہیں گے، اگر آپ سیاسی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے اوپر سیاسی رسا کشی کے اندر کیچڑ اچھالتے رہیں گے اور یہ کہیں گے تمہاری غلطی، نہ اکانومی کو دیکھیں گے نہ سیکیورٹی کو دیکھیں گے، تو پھر ایسے معاملات تو ہوں گے. آپ کے لیے آپ کی سیاست ضروری ہے یا ایک عام شہری کی زندگی ضروری ہے؟ یہاں آپ کے پولیس اہلکار آئے روز شہادتیں دے رہے ہیں، یہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ KPK کی سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو اپنے سیاسی جوڑ توڑ سے فکر جو ہے وہ اسی کی فکر کھائی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں جو کہ پاکستانی قوم کو سمجھنی ہوگی. اینڈ فار سیکیورٹی، فار نیشنل ایشوز، ساری قوم یکجا رہے، کیونکہ آنے والا وقت اور مشکل ہو سکتا ہے، اسی لیے تیار رہیں. اور یکجہتی ہی ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو بچا سکتی ہے. ہمارے سیاستدان تو ہمیں بچانے سے رہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.